अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 9 मार्च 2024 चरक सूत्र स्थानाध्याय 11 त्रिविधम औषधम शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 त्रिविधम औषधमिति दैवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं सत्त्वावजयश्च तत्र दैवव्यपाश्रयं मणि औषध मंत्र औषध मणिमंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्थ्य प्रणिपात गमनादि। तो इसमें तो काफी मुद्दे हैं और सभी बताए जाते हैं इस प्रकार से। पहला ही मंत्र है, ये मंत्र चिकित्सा अभी लुप्त प्राय इस प्रकार की हो गई है, उसको पुनरुज्जीवित करना आवश्यक इस प्रकार का है। और बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त और गमन जो अंत में है, हमारे जो कुल दैवत होते हैं, कुल देवी या कुल देव, उनको बरस में कम से कम एक बार कोई भी कारण के बिना उनका दर्शन करना ये एक आवश्यक माना जाता है। और इस प्रकार से अगर कर नहीं रहे हैं तो वो भी एक हमारे लिए बाधा बन सकती है। तो मैं काफी लोगों को ये सुझाव देता हूँ, जैसे कि ये इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं, तो कोलरकर सर का कहना था कि सबसे नजदीक देवता हमारी कुल देवता होती है, तो कम से कम उससे तो कम के जाके आना, और फिर इष्ट देवता या कोई ग्रह वक्री है वगैरह वगैरह उसके बारे में सोचना, ये जरूर इस प्रकार का रहेगा। तो होम नियम प्रायश्चित्त उपवास ये सभी इस प्रकार से बताए गए हैं कि जो दैव उपाश्रय चिकित्सा का एक हिस्सा इस प्रकार से है। युक्ति उपाश्रय पुनः आहार औषध द्रव्याण योजना
तो मूल रूप से तो हम यही अभी करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुलकर सर का ये थीसिस रहा था संस्कृत में, कि अथर्ववेद में जो चिकित्सा वर्णित है, अथर्ववेद का आयुर्वेद अगर उपांग या उपवेद है, तो वहाँ दैव उपाश्रय चिकित्सा काफी प्रचलन में थी। और उसमें जो ट्रांजिशन हुआ आयुर्वेद ग्रंथों में, वो युक्ति उपाश्रय चिकित्सा को ज्यादा महत्व इस प्रकार का प्राप्त हो गया। और ये साइंटिफिक अप्रोच है, आज के दृष्टि से देखा जाए तो ये साइंटिफिक अप्रोच है, इस प्रकार का है। सत्वावजह पुनः अहितेभ्यः अर्थेभ्यः मनोनिग्रह। तो अहित इस प्रकार के विषयों से मन का निग्रह करना, ये सत्वावजह इस प्रकार का कहा जाता है। तो कम से कम ये होना जरूरी है, कि अहित अर्थों का हम सेवन न करें। हित का सेवन करने से फायदा होगा, ये सभी को मालूम है, लेकिन अहित सेवन करने से नुकसान इस प्रकार का होगा। तो कम से कम नुकसान तो टलना चाहिए। हाँ, जैसे मैं बताता बताता आया हूँ कि मन की शक्ति अद्भुत है, और वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है। ज्यादातर देखा जाता है कि मन की शक्ति निगेटिवली ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। अभी एलोपैथी का पूरा फियर साइकोसिस पर चलती है। तो लोगों को भय दिखाना और ट्रीटमेंट के लिए कंपेल करना, जबरदस्ती करवाना, ये अभी उनका प्रिंसिपल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, उसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन मन को निगेटिवली इस प्रकार से प्रेरित करते रहते हैं, और उससे जो नुकसान होता है वो कम से कम न हो। इसलिए हमें चाहिए कि मन का कम से कम निगेटिव नकारात्मक इस प्रकार का परिणाम न हो। पॉजिटिव कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पॉजिटिव कर नहीं सकते तो कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, कि नकारात्मक तो नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर देखा यही जाता है कि किसी भी बारे में हम सोचना आरंभ करते हैं तो निगेटिवली पहले सोचते हैं, इससे क्या दुख हुआ है मुझे, यही पहला सवाल मेरे मन में आता है, और फिर उस दुख में ही डूब जाते हैं। फिर क्या अच्छा है ये देख नहीं पाते हैं, और ये अगर देख नहीं पाएंगे तो दुख मिलता रहेगा, आनंद कभी मिलेगा नहीं, इस प्रकार से। तो एक बात ऐसी होती है कि दूसरों के दुख को देखना और उनके कंपैरिजन में मैं कितना सुखी हूँ, ये सोचने की कोशिश करना। तो पता चलता है कि दूसरे और भी ज्यादा दुखी है, और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, इस प्रकार से। और मेरे पास काफी साधन सामग्री है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, तो मुझे इस प्रकार का दुख करने में कोई मतलब इस प्रकार का नहीं है। तो अहितभ्य अर्थेभ्य मनोनिग्रह, ये सत्वावजय चिकित्सा कही जाती है, ये काफी दिक्कत वाला मामला है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये एक विकल्प है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम चित्त प्रसादन के लिए। तो ये चित्त प्रसादन अगर इससे होता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि रजा और तमस, ये जो मन के दोष है, वो काफी हद तक इससे कम हो सकते हैं। और ये कम हो जाएंगे तो उससे आनुषंगिक जो चिंता शोक क्रोध भय वगैरह भाव है वो कम हो जाएंगे, और मूल रूप से कम होंगे। उसको धारणीय वेग करके करना है, इस प्रकार की स्थिति नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। अगर वेग ही उत्पन्न नहीं हुआ तो उसकी नौबत नहीं आएगी। और इसीलिए ये ओंकार और उसमें वही कुंभक, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये हम सभी को करनी है, हमारे मरीजों को, विद्यार्थियों को बतानी है। और वो पूरा समाज अगर इस प्रकार से करने आरंभ करेंगे, प्रणिपात है यानी कि नमन, साक्षात दंडवत जिसको कहते हैं, वो प्रणिपात इस प्रकार का कहा जाता है। तो ये एक बात कही जाती है कि ईश्वर को जो नमस्कार करना है वो प्रणिपात इस प्रकार का करना है। यहाँ एक दंडवत महाराज करके थे, वो पूरा चलना जो है वो दंडवत के स्वरूप में करते थे।
इसीलिए दंडवती महाराज उनको नाम मिल गया था कि प्रणिपात करते करते मार्गक्रमण करना, इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। शरीर दोष प्रकोपे खलु शरीरमेव आश्रित्य प्रायशः त्रिविधम औषधम इच्छन्ति। तो शरीर दोष का प्रकोप अगर हो जाता है वात पित्त कफ का, तो प्रायः शरीर का आश्रय करके तीन प्रकार की दवाइयां बताई जाते हैं: अंत परिमार्जन, बहिः परिमार्जन, शस्त्र प्रणिधान इति। अंत परिमार्जन ओंकार और बहिकुंभ, कपाल नंतर कपालभाती उपयोग होईल का? शुरू में कपालभाती करनी है, कपालभाती भस्त्रिका दोनों, और फिर बाद में ये करना है। तो अब सत्वरजस तमस का एक अलग अस्तित्व है नहीं है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि जो शारीर दोष है वात पित्त कफ, उनको हम कुछ हद तक समझ सकते हैं इतने, लेकिन ये सत्वरजस तमस से कर्मानुमेय इस प्रकार के रहेंगे। और आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये जो बात बताई जाती है, अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये जो दूसरी बात छांदोग्य के उपनिषद में कही गई, तो शायद वातपित्त कफ कम होने से भी अंश से थोड़े अंश से रजस तमस भी कम होते होंगे, ये एक बात हो सकती है। नहीं तो चित्त प्रसादन इस बहिकुंभक से अशुद्धियों को निकालना, ये अशुद्धियों को केवल वाता पित्त कफ इनको निकालना है ऐसा नहीं है, रज और तम ये भी अशुद्धियां हैं हमारे हिसाब में, उसको भी वो निकाल रहे हैं, इस प्रकार की कुछ कुछ स्थिति वहां पे रहेगी। तो अंतःपरिमार्जन बहिःपरिमार्जन शस्त्र प्रणिधानं चेत् तत्र अंतःपरिमार्जनं यावद् अंतःशरीरम् अनुप्रविश्य औषधम आहार जात व्याधीन प्रमार्ष्टि। तो शरीर में प्रवेश करके औषध जो है वो आहार से उत्पन्न जो व्याधि है उनका मूल रूप से निरसन करता है। तो प्रायः आहार वैषम्यात् अजीर्णम जायते नृणाम, ये योग रत्नाकर में श्लोक है, प्रायण आहार वैषम्यात् अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघात तदनाशात् विनश्यति। और ये अजीर्ण के कारण रोग संघात निर्माण होते हैं, और अजीर्ण का नाश होने पर उस रोग संघात का नाश इस प्रकार का होता है। तो प्रायः आहार से जो दोष बढ़ते हैं वो अंतकोष्ठ में बढ़ते हैं, और अंत परिमार्जन दवा जो है वो इस प्रकार के व्याधियों का नाश करती है। यत् पुनः बहिस्पर्शम आश्रित्य अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिषेक उन्मर्दनाद्यैहि आमयान परमार्ष्टि तद बहिपरिमार्जन, कि बहिस्पर्श को आश्रय करके अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिषेक उन्मर्दन वगैरह से जो रोगों का नाश करता है वो बहिपरिमार्जन इस प्रकार का कहा जाता है। शस्त्र प्रणिधानम पुनः छेदन भेदन व्यधन धारण लेखन उत्पाटन प्रच्छन सीवन ऐषण क्षार जलव कसाह च इति। तो ये सभी जो शस्त्र क्रिया है, छेदन भेदन वगैरह इस प्रकार की, प्रच्छन, ये छोटे छोटे छेद लिए जाते हैं कांच से या तीक्ष्ण शस्त्र से, और ये सिरा रक्तमोक्षण में ये एक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अलाबू या शुलुंग, इनका प्रयोग करते थे, उसके पूर्व प्रच्छन करते हैं और फिर चूस लेते हैं, तो ऊज आउट होता है ब्लड, और इसमें प्रच्छन ये बात कही जाती है। तो और फिर ऐसा क्षार जलव को सहा चाहिए, और जलौकों को भी अनुशस्त्र में डाला गया है, तो ये भी एक शस्त्र परिणाम इस प्रकार की चिकित्सा है। और बात यह है
कि अमेरिका में, रशिया में लीच थेरेपी प्रचलन में है अलग तरीके से। जो लीच थेरेपिस्ट है वो केवल लीच थेरेपी ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और एक बार लगाने के बाद लीच को फेंक देते हैं। वो पुनः-पुनः उसका प्रयोग नहीं होता है इस प्रकार से। लेकिन ये अलग प्रैक्टिशनर है लीच थेरेपिस्ट करके, रशिया में भी इस प्रकार के हैं। एक 10-12 बरस पहले भूषण पटवर्धन ने एक लेख सकाळ में लिखा था शायद कि अमेरिका में जलों का उच्चारण किस प्रकार से प्रचलित है। और ये आई ओपनर था क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जलों का उच्चारण जो है वो अ, अच्छी चिकित्सा नहीं है। ये कुछ पुरानी इस प्रकार की चिकित्सा है, अब करने की ज़रूरत नहीं है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जलोकावचारण ने काफ़ी अच्छा रिलीफ़ दिया है। अपेंडिसाइटिस वगैरह जैसे प्रकार के केस के हो, माइग्रेन के मरीज़ हो, अर्श हो, इन सभी में जलोकावचरण से बहुत अच्छे फ़ायदे मिले हैं इस प्रकार से। और लोगों को जो लगता है कि ये रानटी चिकित्सा जैसी है, वैसी तो है नहीं इस प्रकार से। इसलिए उन्होंने लेख लिखा था कि अमेरिका में लीच थेरेपिस्ट को अलग मान्यता इस प्रकार की है, रशिया में भी लीच थेरेपी प्रचलन में है। और मैंने सुना था कि केईएम अस्पताल में भी इस प्रकार से सर्जन एक कोई है, जो हीलिंग के लिए रेगुलर जलोका का उपचार करते हैं सर्जरी के बाद। तो ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की सामने आई थी। भवन्ति चात्र प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्येनाभ्यन्तरेण वा कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपकर्मणेन वा। प्राज्ञ व्यक्ति जो है रोग उत्पन्न होने पर बाह्य आभ्यंतर इस प्रकार के कर्म के द्वारा उसको कल्याण प्राप्त हो जाता है या शस्त्र कर्म से उसको कल्याण प्राप्त हो जाता है। बालस्तु खलु मोहाद् वा प्रमादवात् वा न बुध्यते। बाल जो है, मूर्ख जो है वो मोह के कारण या फिर प्रमाद के कारण उसको समझ में ही नहीं आता। उत्पद्यमान प्रथमं रोगम शत्रुमेवाबुधा। कि रोग उत्पन्न हो रहा है, जैसे शत्रु का उदय हो रहा है, ये मूर्ख व्यक्ति जानता नहीं इस प्रकार से। राजा को चार चक्षु कहते हैं, तो जो गुप्तहेर है, गुप्तचर यंत्रणा है, वो उसकी नयन है। तो वो सजग होना चाहिए कि कोई शत्रु बढ़ रहा है क्या? और अगर ऐसा है तो उसका प्रतिकार कैसे करना है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। तो अगर रोग उत्पन्न हो रहा है और हमें पता नहीं चला, तो काफ़ी मुसीबत आगे हो जाती है। इन इंडिया लीच थेरेपी commonly used by plastic surgeon for improving micro circulation after surgery. Even some dermatologists also uses it commonly. हम्म, लेकिन ये पब्लिक होना चाहिए कि इस प्रकार से किया जाता है। गजानन वाजने ने कुछ केसेस डाले थे इसमें। सर्जरी के बाद सर्जन उसको रेफर करते थे कि ये तुम लीच लगाओ इस प्रकार से। तो उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट वुंड हीलिंग बहुत अच्छा इस प्रकार का हुआ था। और ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो उससे बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा है। वैसे अणुशस्त्रों में है और एक प्रधान शस्त्र इस प्रकार का कभी-कभी प्रयोग में लाया जा सकता है। अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात् विवर्धते। तो शुरू में रोग बहुत छोटा इस प्रकार का होता है, अणु स्वरूप होता है और फिर बढ़ जाता है। तो जातो मूलो मुष्णाति बलम आयुष्य दुर्मते है। तो दुर्मति जो है जिसकी अच्छी बुद्धि नहीं है, वो जातो मूल होने के बाद रोग जो है वो एक बार उसने पकड़ लिया पूरा, तो बलम आयुष्य मुष्णाति, बल और आयु दोनों का नाश इस प्रकार का करता है। न मूढ़ो लभते संज्ञाम तावत् यावन्न पीड्यते। और जब तक पीड़ा नहीं होती तब तक उसको समझ में ही नहीं आता कि कुछ गड़बड़ इस प्रकार की हो रही है। पीड़ितस्तु मतिं पश्चात् कुरुते व्याधि निग्रहे।
और एक बार पीड़ा होने लगी तो वो निश्चय करता है कि अरे इसके लिए कुछ करना चाहिए इस सरकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये सभी को ध्यान में लेना है। और ये छोटे छोटे लक्षणों के द्वारा होते हैं कि पेट साफ नहीं होता, भूख नहीं लगती, उत्साह नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं आती, वगैरह वगैरह। ये अगर लक्षण है तो हम समझते हैं ये मामूली है, इसमें कुछ करने का कुछ भी। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ पता चले कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, वगैरह वगैरह, तो ये सीरियस मामला है। ये जो लक्षण है ये सीरियस लक्षण नहीं है, उसके लिए कुछ करना है ऐसी बात नहीं है। तो ये बड़ी भूल है कि इन छोटे छोटे लक्षणों से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिगड़ रहा है इस प्रकार से। और फिर उसके कारणों को ढूंढना, उस कारणों को टालना, ये आवश्यक इस प्रकार का होता है। अतः पुत्रांश्च दारांश्च ज्ञातिंश्च आहूय भाषते सर्वस्वेनापि मे कश्चित् भिषगानीयता में। तो अपने पुत्र, अपनी पत्नियां, अपने जाति वालों को बुलाता है और बोलता है कि मेरा सर्वस्व आप ले लो, लेकिन किसी वैद्य को बुला के लेके आओ, इस प्रकार से। तो लोगों का एक ऐसा समझ है कि पैसा अगर हमारे हाथ में है तो हम सभी रोगों के बारे में अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, इस प्रकार से कि पैसा एक शक्ति है और जो भी उपचार है वो मैं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे है तो कोई आपत्ति नहीं है। और यही सिलसिला, क्या है ईयरफोन, हेडफोन, दूसरे तरीके से चलता रहता है कि हम इंश्योरेंस लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर कैंसर भी हो जाए या कोई दूसरी बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे हैं तो मैं आसानी से उसमें से पार होऊंगा, इस प्रकार से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस से क्या होता है कि अगर आपको खर्च करने की नौबत आए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हार्ट अटैक न हो, कैंसर न हो वगैरह के लिए इसमें कोई सुझाव नहीं है। हम बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं। जब ये बात ऐसी थी कि बीमार होने वाले कम थे और पैसे देने वाले, इंश्योरेंस करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, तो ये मामला ठीक था थोड़ा। लेकिन जैसी लाइफस्टाइल बदल गई और बीमार होने के चांसेस बढ़ने लगे, तो फिर जिनको क्लेम देना है उनकी संख्या बढ़ती गई। तो इतने सारे लोगों को क्लेम देना है तो इंश्योरेंस कंपनी खुद के जेब से तो कुछ डालेगी नहीं, वो तो लोगों के जेब से ही डालेगी। तो फिर प्रीमियम बढ़ता गया। और ढेर सारी इन्वेस्टिगेशंस आती रही। पैथोलॉजिकल लैब या इन्वेस्टिगेशन के जो लैब है उन्होंने उसका काफी अच्छा फायदा उठाया। और लोगों में ये समझ निर्माण किया कि तुम्हें क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, वगैरह, ये फिजूल बात है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। बीपी चेक करो, ईसीजी निकालो, कोलेस्ट्रॉल चेक करो, वगैरह वगैरह, और उसमें कुछ गड़बड़ है तो अब बीमार है। और फिर बीमार है तो बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, कारणों को टालना है। वो कारणों को देखते ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बीपी हो गया, ये गोली ले लो, डायबिटीज हो गया, ये गोली ले लो, नींद नहीं आ रही है, ये गोली ले लो। बस आप जन्म भर दवाइयां लेते रहो। दुरुस्त होने का कोई सवाल इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार से। तो हम, एक बड़ी गलत सहमी है कि इंश्योरेंस लेकर अपना अपना भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, आरोग्य में निवेश करो। वो कैसे किया जा सकता है?
तो दिनचर्या अच्छी रखो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सोना है, रात का खाना जल्दी खाना है, कम खाना है, हल्का खाना है, नियमित रूप से योग व्यायाम इस प्रकार से करने हैं, और चित्तवृत्ति प्रसन्न रखनी है। ये सभी करेंगे तो नौबत नहीं आएगी, बीमारी नहीं होगी। और जो खाना खाना है वो ऑर्गेनिक या नैसर्गिक इस प्रकार का खाना है। तो लोग बोलते हैं तो महंगा होता है, और फिर हमें क्या विश्वास कि ये सचमुच ही ऑर्गेनिक या नैसर्गिक है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आशंका ये लेना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं तो आशंकाएं आ जाती है इस प्रकार से। लेकिन आशंकाएं आती है तो उनका निरसन करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जब विश्व भर में प्रामाणिक व्यक्तियों की संख्या है, ऐसा नहीं है कि प्रामाणिक व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं है इस प्रकार से, और उन्हीं के आधार पर ये विश्व जो है चलता रहता है। अप्रामाणिक व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो विश्व चलता रहता है वो प्रामाणिक व्यक्तियों के आधार पर ही चलता रहता है। तो मैं बताता हूँ कि ये आपका खर्च नहीं है। अगर आपको 1.5 गुना 2 गुना भी देना पड़े ऑर्गेनिक नैसर्गिक के लिए, तो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य प्राप्त हो गया तो आपके पैसे वसूल हो गए, जो भी ज्यादा आपने खर्च किए हैं। और वो इससे बेहतर है कि इंश्योरेंस लेकर हम आश्वस्त हो जाए कि बस कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इंश्योरेंस है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। और वास्तव में वो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, उसके बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां इसीलिए बैठी है कि किसी न किसी तरीके से आपका इंश्योरेंस टाल सके। जहां जहां जैसे जैसे हो, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है इसलिए नहीं दे पाएंगे, अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए तो नहीं दे पाएंगे, मृत्यु हो गई हॉस्पिटल जाने से पहले ही, तो भले आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है वहां से। और हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको एडमिट होना पड़ता है, तभी ये इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है कम से कम, वगैरह वगैरह। तो उसमें काफी क्लॉजेस रहते हैं कि आपको क्लेम कैसे न दे इस प्रकार के लिए। तो जैसे जो पैसे हमारे हाथ में हो, चाहे कैश हो चाहे बैंक में हो, वो हमारे पैसे है, वो हमारे अधीन है। तो समझो कि मैं 5 लाख का मुझे इंश्योरेंस लेना है और उसका हफ्ता सिर्फ 15,000 20,000 ऐसा कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख घर में रखने के बजाय या बैंक में रखने के बजाय बेहतर ऑप्शन है मैं 15,000 खर्च करूं। जब जरूरत पड़े तो 5 5 लाख मिल जाएंगे मुझे इस प्रकार से। वो वास्तव नहीं है। वो मिलेंगे ही, इस प्रकार की आपत्ति ये नहीं है, स्थिति नहीं है। तो चाहे तो रिस्क टालने के लिए ये करो, इंश्योरेंस करो, लेकिन 15,000 20,000 या 25,000 50,000 जो भी आप कर सकते हैं वो इकट्ठा करते रहो। बैंक में शायद सेविंग अकाउंट में रखो, ज्यादा से ज्यादा कुछ ये एफडी करके रखो, कि जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी वो एफडी हम विड्रॉ कर लेंगे एफडी से, और पैसे निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो ये बात सभी को समझनी है। और चाहे तो कैश भी रख सकते हो। अभी इसमें निर्बंध है आरबीआई के, कैश कितनी रखने के घर में रखनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों के लिए ये आपत्ति होती है कि जो करोड़ों के हिसाब से कैश रखते हैं, कुछ 1 2 लाख 3 लाख इस प्रकार के रखते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति ज्यादा आने की संभावना नहीं है। आपको सिर्फ उसका समर्थन देना पड़ेगा कि ये मेरे पास क्यों आई है इस प्रकार से, अगर कुछ हुआ तो। लेकिन नहीं तो बैंक में रखो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप वाइट मनी है इस प्रकार का। जब जरूरत पड़े आप उसको निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन है। आप चाहे तो इंश्योरेंस करवा लो, एक अलग बात है। लेकिन इंश्योरेंस के बावजूद हमारे खुद के पैसे होने चाहिए, चाहे बैंक में वगैरह इस प्रकार से वाइट मनी या ब्लैक मनी, करेंसी के फॉर्म में इस प्रकार से, जो कभी भी हमारे काम में आ सकते हैं।
हमारे अधीन इस प्रकार के रहेंगे। तो तथा विधं च कशक्तो दुर्बलम व्याधि पीड़ितम कृशं क्षीणेन्द्रियम दीनम परित्रातुम गतायुषम। कौन वैद्य इस प्रकार का समर्थ रहेगा कि जो दुर्बल, व्याधि पीड़ित, कृश, क्षीणेन्द्रिय, दीन और गतायुष इस प्रकार का है, उसका रक्षण करने के लिए कौन वैद्य समर्थ रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। तो शुरू से ही अगर हम सजग होते हैं, नाजित्वा साध्य मामयम ने वाग्भट ने कहा है कि साध्य अगर व्याधि है तो उसको जीतने के बगैर बगैर वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी, दूसरा कुछ कार्य करना ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उनका अन्य कार्य व्यग्र से अपना इस प्रकार से। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पहला कदम जो उठाना है वो स्वास्थ्य ठीक करना है। और उसके लिए जो भी करना है वो करना है, चाहे परहेज की बात हो, चाहे योग व्यायाम की बात हो, चाहे हमारे श्रम कम करने हो, चाहे मानसिक जो भाव है उनसे छुटकारा पाना है, जो भी है उसके लिए आवश्यक करना है वो करना है। और एक बार स्वास्थ्य बन गया तो फिर स्वास्थ्य को टिकाते रहना है। वो बरकरार कैसे रहे, बढ़े कैसे, ये इसके बारे में सोचना है। सत्रातारम अनासाध्य बालस त्यजति जीवितम गोधा लांगुल बद्धे वा कृष्यमाणा बलि ऐसा। तो त्रातार कोई उसका रक्षण करता न होने के कारण बालस त्यजति जीवितम, वो मूर्ख जो है वो जीवित को छोड़ देता है, उसका जीवित नष्ट हो जाता है। गोधा लांगुल बद्धे वा कृष्यमाणा बलि ऐसा, कि गोधा लांगुल बद्धा, ये उसको शेपुट या पूंछ उसका है, उसको बांधकर बलवान किसी दूसरे प्राणी के द्वारा अकृष्यमाणा उसको अगर खींचते हैं तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो खींची ही जाती है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार ये आदमी मृत्यु की तरफ खींचा जाता है और कोई उसको बचा नहीं सकता इस प्रकार से। तो इस प्रकार से व्यक्ति की मौत इस प्रकार की होती है। अब इसमें काफी अन्य भी भाव शामिल है। मेरे परिचय में एक व्यक्ति थे, काफी अमीर थे इस प्रकार से। उनको सांस फूलती थी थोड़ी, चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर इस प्रकार से। तो सभी ने सुझाव दिया है कि हृदरोग के लक्षण है तो तुम दिखा लो और एंजियोग्राफी करवा लो और फिर आगे बाईपास या एंजियोप्लास्टी करनी है वो करवा लो इस प्रकार से। लेकिन वो बहुत भीरू थे, उनको ये कुछ करना ही नहीं था कि डायग्नोसिस करवा लेना है और फिर आगे ये एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करनी है वगैरह वगैरह। तो मेरे पास आए। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये मत करो, हमारी दवाइयाँ शुरू करते हैं, बाकी ये परहेज वगैरह बताया। अच्छे रहे, एक बरस इस प्रकार सा चला गया। फिर अचानक उनका मेरे यहाँ आना बंद हो गया और मेरे भी ध्यान में नहीं रहा कि वो 3-4 महीने से आई नहीं है। और फिर उसके रिश्तेदार का फोन आया कि उनका देहांत हो गया इस प्रकार से। तो मैंने कहा क्या कहा, क्या हुआ, लेकिन वो तो अच्छे थे इस प्रकार से। तो वो बोले नहीं, ये रिश्तेदारों ने बहुत बहस की कि आप ये क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद क्या ले रहे हैं, और ये आसान है, इतने सारे लोग बाईपास सर्जरी करवाते हैं, वो कितने अच्छे रहते हैं वगैरह वगैरह। तो अंतिमतः वो जसलोक अस्पताल में दाखिल हो गए। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ईसीजी, ब्लड शुगर वगैरह वगैरह इस प्रकार। तभी उनको इतना टेंशन आ गया इस चीज का कि रूम में थे वहीं हार्ट अटैक हो गया, और उस रूम से इमरजेंसी रूम तक भी जा नहीं सके, बीच में ही मौत हो गई। अब इस प्रकार की अगर मानसिक स्थिति मरीज की है तो क्यों बहस करनी है उसको, उन्होंने खामखा उनकी जान चली गई इस प्रकार से। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वगैरह भी देखने हैं इस प्रकार से। और
जबरदस्ती इस प्रकार से नहीं करनी है। कई मरीज आते हैं कि बाईपास सर्जरी का सुझाव है और नहीं टिक पाएंगे, कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार का बताते हैं। तो ये फियर साइकोसिस है। तो मैं बताता हूँ कि ठीक है, आपको अगर सर्जरी करवानी है और उसमें कुछ आपको संदेह नहीं है तो करवा लो। लेकिन आपके मन में अगर भीति है, डाउट है इस प्रकार से, तो मत करवाना। वैसे भी हार्ट सर्जरी के बाद भी लोग मरते हैं। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी लोग मरते हैं। अगर टेंशन यही ज्यादा है, बीती ज्यादा है, तो उससे बात होता है। और बाईपास सर्जरी न करवाने से भी अच्छे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, उस पूरी सिचुएशन को समझना है, मानसिकता को समझना है, और फिर क्या करना है नहीं करना है ये सोचना है। तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु। तो रोग होने से पूर्व ही, या रोग नया नया इस प्रकार का है, भेषजे प्रतिकुर्वीत ये इच्छेत सुखम आत्मना। यहाँ आत्मना सुखम इच्छेत, सह भेषजे ही प्रतिकुर्वीत। उस रोग का प्रतिकार औषधियों के द्वारा करना है। ये केवल औषधियां नहीं, बाकी लाइफस्टाइल बदलना वगैरह ये सभी बातें भी इसमें शामिल इस प्रकार की रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू से ही सजग रहना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और ये थोड़े आसान लक्षण दिखते हैं कि भूख नहीं लग रही, पेट साफ नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही वगैरह वगैरह। इसमें क्या करने का है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशंस में तो कुछ नहीं आएगा इस प्रकार से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। चरकाचार्य ने जो विमान स्थान 8वें अध्याय में रुकुप रुकुपशमनम वगैरह वगैरह, ये धातु साम्य के लक्षण जो बताए गए हैं, इसमें ये सभी बातें बताई गई है। तो ये उनको ध्यान में रखना है, और ये है या नहीं है ये देखने हैं। अगर ये नहीं है तो समझ लेना है कि धातु साम्य नहीं है। और जिन कारणों से धातु साम्य बिगड़ गया है, उन कारणों को दूर करके धातु साम्य निर्माण करने के लिए जो भी करना है वो करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तत्र श्लोको एषणा समुपस्तंभा बलम कारणमामयाः तैस्सर्य श्रेणीय मार्गाश्च भेषजो भेषजानि च। तो ऐषण, उपस्तंभ, बल, कारण, रोग, ये सब तीसरे श्रेणी में। और त्रिविध रोग मार्ग, त्रिविध भेषज, त्रिविध भेषज, वैद्य, त्रिविध भेषज, ये सभी त्रित्वेता अष्टौ समुद्दिष्टा कृष्णात्रेण धीमिता। तो तीन तीन इस प्रकार के 8 भाव कृष्णात्रेय, धीमान इस प्रकार कृष्णात्रेय ने बताए। भावा भावेषु आसक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो वो खुद कैसे है? तो भावेशु आसक्त है। जो भावों से आसक्त इस प्रकार का होगा, उसमें अम, उसका संग नहीं होगा, वही भावों के बारे में अच्छी तरीके से बता पाएगा। अगर मैं खुद भावों में संसक्त हो गया, तो मैं भली भांति उनसे दूर होने का रास्ता नहीं बता सकता इस प्रकार का। इति चरक प्रति संस्कृते, इति अग्निवेश कृते, येषु सर्वं प्रतिष्ठितम। तो जिन पर ये सब प्रतिष्ठित इस प्रकार का है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोक स्थाने तीसरे श्रेणीयो नाम एकादशोऽध्याय। तो ये तीसरे श्रेणीय नाम का 11वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ इस प्रकार से। द्वादशोऽध्याय अथा तो वातकलाकलीयम अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माभिः भगवान आत्रेयः। तो अभी वातकलाकलीय नाम का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। तो अकला गुणविरुद्धो दोषः तेन वातकलाकलियः वातगुणदोषीयः इत्यर्थः। कलागुणः यदुक्तम षोडशकलम भेषजम। तो वात के गुण और वात के दोष, इनके बारे में जानकारी देने वाला अध्याय ये वातकलाकलीय इस प्रकार का अध्याय है। यदि वह कला सूक्ष्म भागा तस्यापि कला कला कला। दूसरे तरीके से भी उसका देते समर्थन देते हैं
कि कला यानी कि सूक्ष्म भाव, और कला कला उसका भी सूक्ष्म भाग इस प्रकार से। तो इसके आधार पर जो सूक्ष्म इस प्रकार का ज्ञान है बात के बारे में, वो सभी हम देने की कोशिश करते हैं। माता कला कला ज्ञानम अधिकृत परस्पर मतानि जिज्ञासमानाः समुपविश्य महर्षयः पप्रच्छुः अन्योन्यम्। तो माता कला कला ज्ञान को अधिकृत करके दूसरों एक दूसरों की मत जानने के लिए जिज्ञासमानाः जो तत्पर है या जिनको जिज्ञासा है, इस प्रकार के महर्षि समुपविश्य, सभी लोग बैठकर अन्योन्यम पप्रच्छु, एक दूसरे को उन्होंने पूछा, किं गुणो वायु किमस्य प्रकोपणम उपशमनानि का वास्य कानि कथम च एनम असंघातम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाद्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा कानि चास्य कुपिता कुपितस्य शरीरा शरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिश्शरीरेभ्यो वा इति। तो बहुत सारे सवाल है। वैसे वायु एक अमूर्त इस प्रकार का द्रव्य है जो दिखाई नहीं देता इस प्रकार से। और यही बड़ी दिक्कत है कि एलोपैथी बात को समझ नहीं पाती है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी प्रगत हो जाए, फिर भी वात क्या चीज है ये समझना बाकी मुश्किल, काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। मैंने एक उदाहरण बताया था, पूना हॉस्पिटल में एक मरीज था, पृष्ठशूल तीव्र था, सभी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें कुछ निकला नहीं। फिर मुझे बुलाया गया था। मैंने उदावर्तन निदान किया और फिर वातानुलोमन करने वाली और मलावष्टम दूर करने वाली दवाइयाँ दे दी। वो 2-3 दिन में ही ठीक हो गया। तो जो फिजिशियन उसको ट्रीट कर रहा था एलोपैथी का, वो बड़ा आश्चर्यचकित रहा, हमने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस की और हमें कुछ पता नहीं चला, तुम्हारे 2-3 दिन के दवाइयों से इतना अच्छा लाभ कैसे हुआ इस प्रकार से। तो मैंने कहा हमारे हिसाब में बात का है, वो तो आपके पकड़ में नहीं आता है। इन्वेस्टिगेशंस के जरिए षोडशोध्याय, द्वादशोध्याय है, ये षोडश कहाँ पे है? द्वादश ही है। मैं समझा नहीं क्या कर रहे हो। षोडश कलम। हाँ हाँ। षोडश कलशम कलम भेषजम, ये जो पूर्व बताया था, बेशक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम। तो ये षोडश कल इस प्रकार का भेषज हो जाता है, प्रत्येक के 4 गुण इस प्रकार से, बेशक द्रव्याण उपस्थाता रोगी। और इसलिए षोडश कल, षोडश कला जिसमें है, षोडश गुण जिसमें है, वो भेषज है इस प्रकार। तो किंग गुणो वायु, वायु के गुण क्या है? किमस्य प्रकोपणम, उसको प्रकोपित करने वाले क्या भाव है, कौन से भाव है? उपशमनानि वास्य कानि, उसका उपशमन करने वाले कौन से भाव है? कथन चयनम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाध्य, उसका कुछ संघात नहीं है पृथ्वी वगैरह जैसे इस प्रकार का होता है तो, और कहीं स्थिर नहीं है, एक जगह अनवस्थित है, घूमता रहता है, और उसके तक पहुंचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो अनासाध्य, उसके यहाँ पहुंचने के बगैर अनासाध्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयंती प्रशमयंती वा। तो वात का प्रकोप करने वाले जो भाव है या वात का प्रशमन करने वाले भाव है, वो उसकर पहुंचे बिना ही किस प्रकार से उसका प्रकोप या प्रकोप प्रशमन करते हैं। कानि चास्य प्रकुपिता कुपितस्य शरीर अशरीर चरस्य शरीरेषु चरता कर्माणि बहिःशरीरेभ्यो वा। कुपित या अकुपित इस प्रकार का शरीर में या शरीर के बाहर उसका जो भ्रमण होता रहता है, तो शरीर में उनके क्या कर्म होते हैं और शरीर के बाहर सृष्टि में उसके क्या कर्म होते हैं, ये मुनि जो है सभी महर्षि, ये आपस में इसके बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है, वातकला कली है इस प्रकार से। अत्र उवाच कुशा सांकृत्यायन। तो कुश सांकृत्यायन,
सांकृत्यायन का मतलब आयन यानी कि मार्ग है इस प्रकार का, तो ये सांकृत्य कुछ मार्ग होगा वहां पे रहने वाला या उस मार्ग से जाने वाला। रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदा षडे में वात गुणा भवंती। तो रुक्ष लघु शीत दारुण खर और विशद, ये छह वात के गुण इस प्रकार के। अब इन सभी गुणों के बारे में गहराई में जाकर सोचना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। एक तरीका निदान और चिकित्सा का जो है वो गुणों के आधार पर निदान कर पाना और गुणों के आधार पर चिकित्सा दे पाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहे। लेकिन केवल एक गुण से बीमारियां होती है ऐसा नहीं है। वैसे एक महाभूत भी नहीं रहता है, अनेक महाभूत रहते हैं। और फिर अनेक गुण इकट्ठा होते हैं, वृक्ष भी है, लघु भी है, शीत है, खर है, इस प्रकार से। और चिकित्सा जो करनी है वो सभी गुणों के विपरीत करनी है। और इन सभी गुणों के जो कारण होने वाले भाव है, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे मानसिक कारण वगैरह इस प्रकार के हो, तो उन कारणों को देखना है, उन कारणों को टालना है और उसके विपरीत कारणों का सेवन करवाना है, ताकि रुक्षता के लिए स्निग्धता, लघु के लिए गुरु, शीत के लिए उष्ण वगैरह वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो छह वातक गुण इस प्रकार के बताए गए हैं, उनमें से कौन सा गुण किस व्यक्ति में प्राधान्य से है या अनेक गुण व्यक्ति किस व्यक्ति में प्राधान्य से है, ये देखकर उनके कारणों को ढूंढकर कारणों को टाल के उनकी विपरीत चिकित्सा करनी है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। सूक्ष्म और चल गुण का गणन यहाँ क्यों नहीं किया गया? अभी ऐसा है कि जो लिखा है उसके बारे में हम बहस कर सकते हैं, जो लिखा नहीं है उसके बारे में बहस करना मुश्किल होता है। वैसे कुश का ये मत है जिसमें ये लघु और ये बताया नहीं इस प्रकार से, लेकिन ये गुण में होते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। और छह ही है ऐसा भी नहीं कह सकते, ये छह प्रधान है ऐसा हम समझकर चलते हैं, बाकी भी ये लघु वगैरह जो है, चल इनका, सॉरी लघु नहीं, अणु और चल, ये जो दो गुण बताए गए यहाँ पे, उनका यहाँ पे निर्देश नहीं है। फिर भी ये बात के गुण नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये एक स्थिति। और दो दो महाभूतों के भी गुण होते हैं, जैसे कि ये अणु जो है वो आकाश महाभूत का भी गुण इस प्रकार का है, केवल वायु महाभूत का है इस प्रकार का है। सूक्ष्म गुण जो है वो भी आकाश महाभूत का गुण है। और शायद भूतांतर प्रवेशकृत से वो इसमें भी आ जाता है, वैसे सूक्ष्म तेज महाभूत तक चला जाता है। पृथ्वी और जल में सूक्ष्म गुण नहीं है, पृथ्वी में स्थूल गुण विशेषता से इस प्रकार से है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कौन से गुण है और उनको किस तरीके से मापा जा सकता है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। पक्षाघात या वाताचा कोणता गुण वाढतो? ये तो बताना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। मैं समझता हूं कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन सभी गुणों के बारे में निर्माण कर सकते हैं, चल गुण ह्रास होतो ऐसा भी नहीं बता सकते। गृहीतवार्धन तनोर वायु स्थिरा स्नायुर विशोष्य च, ये जो बात पक्षावत की संप्राप्ति में लिखी गई है, तो स्थिरा स्नायु का विशोषण, ये बात वहां पे कही गई है। तो रूक्ष गुण का प्राधान्य इस प्रकार का उसमें रहेगा। दारुण, ये देखो चल टीका।
तो दारुण का चलत इस प्रकार का अर्थ चक्रपाणी दत्त ने किया है, लेकिन दारुण का मतलब भयंकर परिणाम करने वाला, ये कॉमनली प्रयोग में है। तो वायु जितने भयंकर परिणाम करता है उतने पित्त और कफ से द्वारा नहीं होते। तो वात की शक्ति बहुत ज्यादा और अद्भुत इस प्रकार की है। तो इसलिए दारुण कर्म, दारुण ये गुण इस प्रकार का बताया गया है, इस प्रकार का। तो हर गुण के लिए अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बन सकते हैं कि ये गुण इस प्रकार से मापा जाएगा, जांचा जाएगा, तो बेहतर ऑप्शन होगा। क्योंकि फिर हम कौन सा गुण बढ़ा है ये थोड़ा आसानी से देख सकेंगे, उसके कारण क्या हुए ये भी देख सकेंगे, और उसकी भली भांति चिकित्सा कर पाएंगे। तो इसलिए वैसे चलो एक महत्वपूर्ण गुण है, और सूक्ष्म ये भी एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का गुण है। तो या अणु या सूक्ष्म इस प्रकार से। तो यहाँ क्यों लिखा नहीं, कुशन ने ये बात बताई है इस प्रकार से। शायद आत्रेय ने उसको कुछ समझाया होगा, ये वातु गुण है ही, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य भी वातु गुण है इस प्रकार से। तच्छ्रुत्वा वाक्यम कुमार शिरा भरद्वाज उवाच। तो ये वाक्य सुनकर कुमार शिरा भरद्वाज ने कहा, एवं एतद यथा भगवान आह, कि आपने जैसे बोला वैसी स्थिति इस प्रकार की है। जी सर, दोष गुण प्रकृति सारता इनके लिए पैरामीटर्स से होगा तो रिसर्च में काम हो सकता है। एक मेरा ऐसा सुझाव है जो सीसीआरएस को करना है, कि आयुर्वेद में किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के रिसर्च हो सकती है, इसी का पहले रिसर्च करें। कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को लेकर किन किन भावों के बारे में रिसर्च हो सकता है, ये देखने की कोशिश करी, यही पहला रिसर्च करें। और फिर आगे चलकर उसमें से एक एक भाव को चुनकर एमडी के लिए पीएचडी के लिए टॉपिक्स दे सकते हैं। अभी जो एमडी पीएचडी चलता है वो बिल्कुल मामूली इस प्रकार से चलता है। केवल हमारे क्षेत्र में भी ऐसा है ऐसा नहीं है, बाकी क्षेत्र में भी वही स्थिति है। बहुत ही कम जेन्युइन रिसर्चेस होते हैं। बाकी केवल कुछ दिखाना है, अच्छे तरीके से भी प्रामाणिकता से भी काम नहीं होते। 30 सैंपल साइज है तो भी काम नहीं करते ये लोग। 500 अगर की बात छोड़ दो, 5 कर लेते उसको 6 से गुण लेते हैं और फिर ये 30 का बता देते हैं इस प्रकार से। तो ये प्रामाणिकता अगर छात्रों में नहीं है, ये प्रामाणिकता अगर गाइड्स में नहीं है, तो कैसे होगा आगे इस प्रकार से। लेकिन ये वस्तुस्थिति है। और फिर हाँ, किसी को उसका लेना देना नहीं है, बस एक डिग्री मिल गई लगाने के लिए तो बस हो गया, बाकी कुछ करना नहीं है इस प्रकार से। तो ये हमारी स्थिति है। कैसे बदलाव आएगा मालूम नहीं। गुरुकुल में से जब अध्यापक बनेंगे तो शायद कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि ये थोड़ा मूल रूप से सोचेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और रिसर्च करने में अच्छे इस प्रकार के रहेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन वो दिन काफी दूर है। महाराष्ट्र में अभी हम ये पुणे में कर रहे हैं गुरुकुल, तो काफी अच्छा माहौल है। लेकिन सिर्फ पुणे में है, बाकी जगह नहीं है। पोटेंशियल है, कोल्हापुर में पोटेंशियल है, औरंगाबाद में पोटेंशियल है, संभाजीनगर में। लेकिन वैद्यों की संख्या है। लेकिन इकट्ठा आकर इस प्रकार का कुछ काम करना, या नासिक में भी है, तो ये बात नहीं हो रही इस प्रकार से। ये महाराष्ट्र की बात कह रहा हूँ। पूरे देश भर की बात अगर करेंगे तो मुश्किल मामला है। आयुर्वेद का प्रचलन ही नहीं है, प्रैक्टिशनर्स ही नहीं है, तो कौन करेगा ये इस प्रकार से।
और इसलिए कॉलेज सुधर नहीं सकते या कॉलेज के अध्यापक सुधर नहीं सकते। जो नए बनने वाले अध्यापक हैं उन पर हम काम कर सकते हैं और वो अच्छे अध्यापक बने, इस प्रकार से कुछ कोशिश कर सकते हैं। गुरुकुल या जो हमारा ये अभी का वाचन है, ये उसका एक अच्छा तरीका है। तो इससे अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो बात होती इस प्रकार की रहेगी। और फिर जो रियल रिसर्च है वो सामने आ सकता है। रियल रिसर्च के लिए दिमाग ज्यादा अच्छा होना है, सामग्री उतनी हो न हो हम चला सकते हैं, लेकिन बेसिकली थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, इस प्रकार से ये सिद्ध करना है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। एतएव वातो गुणा भवन्ति। तो इन्होंने तो उसी को अनुमोदन दे दिया कि यही वात गुण है। अब ये बाकी जो गुण है उसके बारे में इसने भी बहस नहीं की है। स तो एवं गुण ही एवं द्रव्य ही एवं प्रभावश्च कर्म भी अभ्यस्यमाने ही वायु प्रकोपम आपद्यते समान गुणाभ्यास ही धातूनां वृद्धि कारण। तो एवं गुण, इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के द्रव्य, इस प्रकार के प्रभाव से, प्रभाव वाले और कर्म, इनके अभ्यस्य माने ही, इनका सातत्य से सेवन अगर करते रहते हैं तो वायु का प्रकोप होता था। तो कारणों का सातत्य ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वही चीज अगर बार बार होती रहेगी तो कारणों के सातत्य के जरिए ये इस प्रकार के वायु का प्रकोप होता रहेगा इस प्रकार से। और उसको ठीक करने में भी उतना ही समय जाएगा या उतना ही रिगरसली काम करना पड़ेगा। अभ्यस्यमान अगर है तो कटु तिक्त कषाय ये रसों का सेवन अभ्यास इनका होता है तो वात का प्रकोप होता है, और मधुर अम्ल लवण का अभ्यास होता है तो उसका शमन हो। तो दोनों जगह अभ्यास ये चीज महत्वपूर्ण है। कभी कुछ काल तक सेवन हुआ फिर बंद हो गया तो उसका ज्यादा मायना नहीं रहेगा, लेकिन सातत्य से इस प्रकार से अगर सेवन होते रहते हैं तो ये बात होती है। तो गुण, द्रव्य, प्रभाव और कर्म, इन सभी का ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और समान गुणाभ्यास ही धातु नाम वृद्धि कारण है। समान गुणाभ्यास जो है वो धातुओं के वृद्धि का कारण इस प्रकार का है। तो वृद्धि समान है सर्वेशा विपरीत विपर्य, ये जो बात कही गई है कि समझ से वृद्धि होती है, सामान्य से वृद्धि होती है। और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो पहले अध्याय में बताया सामान्य विशेष सिद्धांत इस प्रकार से। तो समान गुणाभ्यास ही धातु न वृद्धि कारण। और धातु ये शब्द जो है वो दोष, धातु, मल सभी के लिए ले सकता है। मूल रूप से वो धातुओं के लिए है, लेकिन दोष भी देह का धारण करते हैं और उसके लिए भी धातु संज्ञा हो जाती है। तो उसके आधार पर ये वात के बारे में बात की जा रही है। तो वात के गुण, द्रव्य वगैरह वगैरह, इनके द्वारा वात का प्रकोप होता रहेगा। वैसे देखा जाए तो गुण केवल काम नहीं कर सकता है, गुण के लिए द्रव्य होना ही है। गुण और द्रव्य के बिना होता नहीं है, लेकिन इस गुण से ये द्रव्य ज्यादा काम कर रहा है, या वायु सेवन साक्षात हो रहा है वो द्रव्य है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। और जहाँ गुणों से मामला है वहां गुणों का प्रयोग करना है, जहाँ द्रव्यों से मामला है वहां द्रव्यों का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज रुकते हैं।
सोमवार को चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे, राजा यक्ष्मा चिकित्सा जो चल रही है उसके। मंगलवार से मैं नहीं हूँ। तो 3 तारीख को ही सीधा, 3 अप्रैल को मेरा पठन शुरू हो जाएगा, इस प्रकार का ग्रंथ वाचन जो है वो। तब तक मनोज फिरोदिया सोमवार और मंगलवार लेने के बारे में कह रहा है, तो वो शुरू करेगा। सुश्रुत भी एक दिन लेगा, ऐसा उसने कहा है। तो ये हफ्ते में 3 बार अभी होगा, और ये चालू रखो। और मुझे आनंद है कि इसको चलाने वाला आगे भी कोई है इस प्रकार से। अभी के जो प्रैक्टिशनर है वे रिसर्च के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, और जो अध्यापक है वो बहुत कम है जो प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए रिसर्च और प्रैक्टिस की जोड़ दोनों होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। सही है। लेकिन ठीक है, फिलहाल की कंडीशन को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे ये सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने पाञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। तो ये प्राणायाम की प्रैक्टिस, भाई कुंभक ओंकार और भाई कुंभक, ये निरंतर करते रहना। और